करेंगे हेरिडिटी की, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, जिसमें इवोल्यूशन है नहीं, ठीक है, इवोल्यूशन सिलेबस से हो गया आउट, तो बचा क्या है आपके सामने, हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है, तो हेरिडिटी है, समझ लीजिए कि हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन। क्या होता है, ट्रांसमिशन। किसका ट्रांसमिशन, तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। किसके कैरेक्टर, पेरेंट्स के। तो अभी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या पढ़ा है ना कि ट्रांसमिशन होता है उसमें, यानी कि पेरेंट्स से यंग वन का जन्म होता है यंग वन से, और पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स यंग वंस में पाए जाते हैं। किस तरह के रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर ए सेक्शन में बात करो तो ए सेक्शन में सेम कॉपी बन जाएगा, जैसे पेरेंट्स वैसा ही उनका यंग वन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे पेरेंट्स वैसे यंग वन नहीं होता है, यंग वन में कोई ना कोई क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, किसी ना किसी तरह का डिफरेंस हो सकता है। अभी उसी तरह हेरिडिटी क्या होता है, तो वही जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स से और यंग वन में, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वही कैरेक्टर ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो अगर आपसे पूछे हेरिडिटी क्या होता है, तो आप बताएंगे द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू अ स्पेसिफिक पाथ इज नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। क्लियर हुआ हेरिडिटी क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पेरेंट्स में और जो यंग वन होंगे उसमें क्या होगा, हमेशा डिफरेंस होगा। और डिफरेंस किस फॉर्म में होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन, कह सकते हैं ना, परिवर्तन। तो ऐसे क्या परिवर्तन होते हैं जो पेरेंट्स और यंग वन में से थोड़े से उन दोनों को डिफरेंस लगाते हैं, वही वेरिएशंस किस में होते हैं, हेरिडिटी के द्वारा, ठीक है। अब कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे हैं। जब भी दो पेरेंट्स, यानी कि मान लो कि मेल और फीमेल, यानी दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो कोई जेड एक नया यंग वन मिलता है, तो कुछ कैरेक्टर मेल के और कुछ कैरेक्टर फीमेल के दोनों आपस में सम होके आते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि 100% कैरेक्टर मेल के आएंगे और 100% कैरेक्टर फीमेल्स के आएंगे। तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है वो किस पे होता है, तो वो होता है जेनेटिक्स में। किस पे होता है, जेनेटिक्स मटेरियल पे। तो जेनेटिक्स होता क्या है, तो जेनेटिक्स होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जो सेक्स सेल्स कौन से हैं मेल्स के, वो है स्पर्म्स, और फीमेल्स के एग्स। उसमें जो न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए में जेनेटिकल मटेरियल होता है। और वो मटेरियल जब आता है, क्रोमोसोम्स समझते हैं ना, पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इतने ही होते हैं ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये उनमें से क्रोमोसोम्स आपस में पेयर बन के और फिर जाते हैं इस यंग वन में, और आधे आधे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, आधे मेल्स के आ जाएंगे और आधे फीमेल्स के आ जाएंगे। दोनों कैरेक्टर्स यंग वन में क्या होते हैं, विजिबल्स होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन चर्चा काफी पहले से कर रहे हैं हम लोग। अब वेरिएशन किस फॉर्म में दिखता है, तो कुछ वेरिएशन होता है इंटरनल और कुछ वेरिएशन होता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल वेरिएशन करने का मतलब जिसे हम अपने आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटरनल हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि मान के चलो कि अगर पेरेंट्स में किसी के पेरेंट्स का जो हेयर है वो राउंड शेप में हो गया है, मतलब घुंघराले हो गए हैं, तो बच्चे के भी क्या पता घुंघराले हो सकते हैं, ठीक है। किसी की आंखें ब्राउन है, तो मान लो, और मैं दो पेरेंट्स में किसी की आंखें ब्राउन किसी की ब्लू है, तो क्या पता जो बच्चा हो उसका ब्लैक हो जाए, या फिर ब्लू हो जाए, या फिर ब्राउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। ये वेरिएशंस हैं, इसी को वेरिएशंस कहते हैं। अब जैसे ईयर लोब वाला बात, कई सारे पेरेंट्स के जो ईयर लोब होते हैं वो चिपके होते हैं, ठीक है, लेकिन कई सारे के चिपके नहीं होते हैं। ये भी क्या है, एक जेनेटिकल वेरिएशन है, यानी कुल मिला के ये भी किसका पार्ट है, हेरिडिटी का एक पार्ट है। क्लियर समझ में आई। चलो नेक्स्ट है
तो इससे देखो ये हो गया हमारे सामने है, क्या चीज हो गया, ये हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग वेरिएशन, सिंपल वेरिएशन कहते हैं। अब वो वेरिएशन ये तो था जो हम जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं फिजिकल, लेकिन एक होता है जो इंटरनल होता है, वो कौन सा होता है, जैसे बीमारी वाली, बहुत सारी ऐसी बीमारी जो बोलते हैं जेनेटिकल बीमारी, ठीक है। जैसे मान चलो कि पेरेंट्स में किसी को अगर एड्स है तो बच्चे को भी एड्स होगा, ठीक है, इसको जेनेटिकल बीमारी कहते हैं। जेनेटिकल क्या होगा ही होगा एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद जैसे डायबिटीज, सुना है डायबिटीज, डायबिटीज भी एक जेनेटिकल ही बीमारी है जो अपने पेरेंट्स से कहाँ ट्रांसफर होती है, यंग वन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन का एक्यूमुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए जानेंगे कि जैसे मान चलो ना, ये वेरिएशन है परिवर्तन, जैसे इसको कहते हैं क्या, एक्यूमुलेशन इन वेरिएशन। तो कभी कभी ना, कभी कभी जो वेरिएशन होता है ये हमेशा हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं करता, कभी कभी हम लोग के सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो कि अभी क्या है कि अभी आप हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी टेम्परेचर क्या है हमारे सराउंडिंग का, अभी हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर गर्मी दिनों में हो जाएगा 45 डिग्री 48 डिग्री हो जाएगा, तो भी झेल लेंगे, चल पाएंगे, कोई दिक्कत तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो इससे पहले अगर थोड़ा सा 5-6 साल पहले अगर आपको याद हो तो गर्मियों के टाइम में मैक्सिमम ज्यादा था तो 35 से 40 डिग्री ज्यादा था। अब इस समय 5 साल में 5 डिग्री का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, 5 डिग्री तापमान और बढ़ गया, फिर भी आप जिंदा हैं, चल पा रहे हैं। ये किसकी वजह से ये हो पाया है, आपका एक्यूमुलेशन इन वेरिएशन, क्योंकि अब आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन अगर नहीं होता तो आप मर जाते, यही होता ना, परिवर्तन नहीं होता तो मर जाते हैं, लेकिन आप जिंदा हैं, इसका मतलब आपने सराउंडिंग को क्या कर लिया है, एडाप्ट कर लिया है। आज जब सराउंडिंग को एडाप्ट कर लिया है तो फिर वेरिएशन हो रहा है, समझा, यही से। ऐसे मान लो कि कई सारे कीटाणु जो होते हैं, मान लो एक जगह, मान लो कि जो बैक्टीरिया है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस में मर जा रहे हैं, कब तक मरेंगे, 100 साल, 200 साल, 300 साल, उसके बाद कुछ सालों में उनको क्या हो जाएगा ना, उनको आदत हो जाएगी, किस चीज का, 100 डिग्री तापमान सहने का, ठीक है। और 100 डिग्री तापमान सहने के बाद फिर क्या करेंगे वो, अब वो 100 डिग्री पे मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, ठीक है। और वो जिंदा रहेंगे और फिर अब उनको मारने के लिए और क्या चाहिए, हायर टेम्परेचर, बुझे नहीं बुझे, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन इन वेरिएशन, समझ में आया। तो अभी मान के चलो कि, तो हम समझ लें कि जो वेरिएशन है ना वो एक तौर से बहुत अच्छी चीज है। अगर वेरिएशन नहीं होता तो आप 4 डिग्री पे झेल रहे थे, पता चलता तो मर जाते। तो वेरिएशन को कह सकते हैं कि एक तौर पे क्या है, अच्छी है, मतलब इट इज अ गुड फॉर एवरीवन, ताकि हम दूसरे में और सब परिस्थितियों सबसे क्या कर लें, अपने आप को एडॉप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, झेल पा रहे हैं उसको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेन जो हेरिडिटी के अंदर जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, जिनका नाम है क्या, मेंडल, ग्रिगोर मेंडल, ठीक है। इनके बारे में अब इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। आता है मेंडल्स के बारे में, ठीक है। मेंडल्स कौन है, तो इनका पूरा नाम है ना ग्रिगोर मेंडल, क्या नाम है, ग्रिगोर मेंडल, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी हेरिडिटी में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एक बार की बात है, वो ना अपने गार्डन में ऐसे ही खेती कर रहे थे, मतलब वो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो वो अपने गार्डन में क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे। तभी खेती के दौरान, ठीक है, खेती करने के दौरान उन्होंने क्या सोचा ना कि उनके गार्डन में से पी प्लांट ऐसे निकले हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये पी प्लांट ठंडी के टाइम में ही क्यों होते हैं, मतलब पता है ना कि हमें मटर का जो ग्रीन मटर मिलता है वो ठंडी के टाइम में मिलता है और दूसरे सीजन में नहीं मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि आखिर क्या कारण है कि ये एक स्पेसिफिक सीजन में ही इनकी शुरुआत की जाती है, यानी कि स्पेसिफिक सीजन में ये ग्रोथ कर सकते हैं, कोई ना कोई कारण होगा इसके पीछे ना। तो उन्होंने इसके लिए बहुत ही डीप रिसर्च किया और इसके सेलुलर लेवल पे जाके, टिश्यू कल्चर का मैटर सेलुलर पे जाके उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके और फिर 2 पी प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया,
और मिक्स करके जो नया तीसरा प्लांट निकला उसको जब उन्होंने मतलब कि जब उन्होंने उसको बोया उसको अपने गार्डन में, देखा कि इसके पास तो अलग ही क्वालिटी है। एक जो पी प्लांट था वो हरा देता था, दूसरा पीला देता था, और जब मिलाने के बाद एक तो हरा पीला देने लगा। मतलब कि मतलब कुल मिला के उसके अंदर परिवर्तन दिखा हम लोगों को, उनको दिखा परिवर्तन, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। और वो जो पी प्लांट था ना वो दूसरे सीजन में चल रहा था, वो सीजन नहीं था पी प्लांट का, फिर भी वो पी प्लांट उगा और उसने फल निकाल के दिया। तो तब यहाँ पे मेंडल को सोचा कि ये आखिर किस तरह की बात है कि ऐसा हो पा रहा है। तो उन्होंने काफी रिसर्च किया और रिसर्च करके अंदर सेलुलर पे कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व थी, सबसे पहले उनके बारे में उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व थी। और उसके बाद फिर हम लोग उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी करें, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसमें पहला पॉइंट है, नाम है इसका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? व्हाट इज क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम है इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है, फॉर्म डीएनए विच कैरी जीन्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक थ्रेड की तरह क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और डीएनए के साथ अटैच होके ये जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स के एक नंबर होता है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो नहीं, 22 पेयर, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। और एक पेयर होता है जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 22 पेयर नॉर्मल बॉडी के सारे जितने भी होते हैं ना, जितने बॉडी में जितने भी होते हैं, जैसे कि आईज के लिए अलग, नोज के लिए अलग, ईयर के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, साइज जो भी है उस सब के लिए क्रोमोसोम्स हैं। एक पेयर जो क्रोमोसोम्स है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स है। मतलब कि जैसे ना कि पेरेंट्स से अगर हम दो बात करें तो पेरेंट्स से 23 पेयर क्रोमोसोम्स नहीं आते हैं यंग वन के अंदर, पेरेंट्स से 22 पेयर ही क्रोमोसोम्स आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो एक पेयर क्रोमोसोम्स किसका होता है? हमारा खुद का होता है, ठीक है। किसका होता है? मतलब कि जो न्यू बेबी है उसके खुद का होता है। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं वो केवल 22 पेयर आए हैं। एक पेयर कैरेक्टर किसका है? स्वयं का होता है, तभी तो परिवर्तन दिखेगा। नहीं तो फिर अगर पूरे के पूरे आ गए तो पूरे के पूरे डिक्टो कॉपी हो जाएगी, फोटो कॉपी बन जाएगी। तो ये सीन आता है निकल के क्रोमोसोम्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये डीएनए एक तरह का समझ लो पेन ड्राइव होता है। उस पेन ड्राइव के अंदर क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो जीन्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जीन्स के फॉर्म में क्या होता है? डेटा डीएनए के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब जीन्स होते हैं कितने तरह के? दो तरह के। एक होते हैं आपके डोमिनेंट और एक होता है आपका रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसे नहीं कि कोई भी जीन्स आप देख के कह दो कि डोमिनेंट या रिसेसिव, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जस्ट सपोज कि मान लो कि ये मॉम और ये मतलब मदर ये फादर हो गए, ठीक है। तो इधर से कितने क्रोमोसोम्स आए? 22 क्रोमोसोम्स आए। और इधर से कितने आए? 22 क्रोमोसोम्स आए। तो इसको बोलेंगे 22 पेयर क्रोमोसोम्स आए, है ना। तो अभी क्या है? अभी 22 पेयर्स में से मान लो कि हेयर वाले भी क्रोमोसोम्स होंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो मान लो जस्ट सपोज हेयर मान लो कि फादर का जो हेयर वाला क्रोमोसोम था वो सॉरी मदर का जो हेयर क्रोमोसोम था वो फादर वाले के हेयर क्रोमोसोम क्या हो गया? भारी पड़ गया। तब जाके हम कह सकते हैं कि ये जीन्स, ये वाला रिसेसिव है और ये वाला डोमिनेंट है। यानी इसको बताने के लिए हमेशा हमको कंपेयर करना पड़ेगा। हमारे पास दो जीन्स होने चाहिए जिससे हम बता सकते हैं कि ये फलाना वाला कमजोर है और ठिकाना वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब एक जीन्स लेके नहीं बता पाओगे कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, क्योंकि एक जीन्स आप कैसे बता सकते हैं? कंपेयर कैसे किया जाता है? दो लोगों से कंपेयर कैसे किया जाता है? दो लोगों से। मान दो लोगों की बात है, मान आपके घर में जब भी आपका कम रिजल्ट आता है तो कंपेयर किसी ना किसी से किया जाता होगा,
तो किसी ना किसी व्यक्ति से किया तो उसके रिजल्ट से किया जाता होगा। ऐसे थोड़ा ना कहा जाता होगा तुम्हारा कम नंबर है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। जहां ये बात आई कम नंबर आया, तुरंत दूसरा पर्सन का नाम अटैच हो जाएगा, उससे कम नंबर आया तुम्हारा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो स्पेसिफिकली हमेशा कंपैरिजन के लिए कितने चाहिए? 2 पर्सन्स ऑलवेज नेसेसरी। ठीक है, ग्रामर में हम सुनो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री यही होती है। ठीक है, चल डोमिनेंट और रिसेसिव समझ में है। तो डोमिनेंट का मतलब जो जीन्स का पावर बढ़ गया, मतलब जो जीन्स का दबदबा दिखने लगेगा, मतलब जो जीन्स स्ट्रांग होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमिनेंट। और जो जीन्स वीक हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिसेसिव बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अब बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। ठीक है, तो अब देखो जो डोमिनेंट हो जाएगा ना, जब डोमिनेंट हो जाएगा तो उसको अंदर कैसा दिखेगा कि ये कैपिटल के एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच, तो ये क्या हो गया? बंदा डोमिनेंट हो गया। मान लो ये क्या हो गया? डोमिनेंट। और ये क्या हो गया? रिसेसिव। तो अभी गौर करो तो बस हमको ये रिटिंग के फॉर्म में दिख रहा है ना, बस लिखा हुआ है कि ये कैपिटल एच डोमिनेंट है और स्मॉल एच क्या है? रिसेसिव है। तो ये हम बस एक डेटा देख सकते हैं, इस डेटा को कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जिस डेटा को हम मतलब कि इंटरनली समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इंटरनली समझ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग? जीनोटाइप। और यही डेटा जब बाहर निकल के आएगा, जब यंग वन निकला और पता चला कि उसके बाल घुंघराले निकल गए मम्मी की तरह, ठीक है, तो आप कहेंगे उसको फेनोटाइप। नहीं समझे? जीनोटाइप का मतलब कि मान लो कि आप नोट कर रहे हो, हाँ, जैसे जस्ट सपोज केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन है ना और केमिकल इक्वेशन है, तो रिएक्शन हम असली करते हैं लैब के अंदर और इक्वेशन कहाँ करते हैं? कॉपी पे। बिल्कुल सेम यही चीज है यहाँ पे भी। तो जीनोटाइप क्या है? कॉपी पे इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। और फिनोटाइप क्या है? एकदम लाइव प्रैक्टिकल करके जो देखते हैं उसको कहते हैं इस टाइप का। समझ गए अभी भी? ठीक है, तो ये हो गया आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका F1 F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन क्या है? तो जब मतलब कि मेल और फीमेल का आपस में क्रॉस होगा तो उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। और इनकी जनरेशन के बाद जो यंग वन आया है, ठीक है, जो यंग वन आया है यहाँ पे, जो यहाँ पे यंग वन आ गया, अब वो एक और यंग वन से क्या करेगा? क्रॉस करेगा, तो वहां पे क्या बनेगा? F2 जनरेशन। समझ में आया? अब और फिर तीसरे बार में ये क्या कहलाएगा? F1 जनरेशन। जैसे ये फिक्स है, सबसे पहले क्या होता है? पेरेंट्स, फिर F1, फिर F2। ठीक है, पेरेंट्स F1 F2, पेरेंट्स F1 F2 हमेशा 3 पीढ़ी काउंट करते हैं। ठीक है, हमेशा 3 पीढ़ी ही काउंट करते हैं हमेशा, क्योंकि वही 3 पीढ़ी एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। 99% केसेस में होता है ऐसा, 1% केस में 4-5 पीढ़ी एक साथ हो पाएगी। पॉसिबल नहीं है वैसे, लेकिन भाई मतलब कि कौवा का चिपका खेले रहेंगे तो वो जी 4-5 पीढ़ी के साथ जिंदा, हाँ कि ना? कौवा चिप खाने से बहुत ज्यादा जीता है। F2 जनरेशन को क्रॉस करवाएंगे तो फिर F1 बनेगा। नहीं, F2 को क्रॉस करो तो F3 बनना चाहिए ना, तो हम उसको F3 नहीं बोलते हैं। अब हमको हम फिर से F2 वाले को पेरेंट्स बोलेंगे। F2 को क्या बोल देंगे आप? पेरेंट्स। और जो इसके बाद क्रॉस है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? फिर उसको क्या बोल देंगे? समझ में आया? ये ऐसे बोलते हैं हम लोग। जैसे अभी क्या है कि अभी आप हैं, आपकी मम्मी है और आपकी दादी है, 3 जनरेशन, वही कि नहीं? 3 जनरेशन, यही 3 जनरेशन की बातें करते हैं। पेरेंट्स F1 F2, पेरेंट F1 F2, क्योंकि यही 3 जनरेशन एक साथ जिंदा रह सकते हैं। चौथा जनरेशन रेयर है, रेयर मर जाते हैं ना। मुझे कौवा का जिप खेली भी तो तुम भी जिंदा रहोगे। तो मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज इट हैज अ क्लियर कट डिफरेंसेस। जो भी डिफरेंसेस है ना हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं। दूसरे प्लांट लेते तो एक तो टाइमिंग भी है, पी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है अपने आप को, लेकिन दूसरे प्लांट को टाइम चाहिए, प्लस इतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी, उनके बीच में डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। लेकिन पी प्लांट में हमको क्लियर डिफरेंस दिख पाता है। इस वजह से मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया? पी प्लांट।
नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड। अब देखो हाइब्रिड का मतलब जानते हो क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है जब उसकी क्वालिटी को क्या कर दिया हम लोगों ने, इनहेंस कर दिया, चेंज नहीं इनहेंस कर दिया, मतलब उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मान चलो कि दो प्लांट है, एक पी प्लांट है जो 10 किलो पी दे रहा है और एगो पी प्लांट है जो जैसे ये जो 10 किलो वाला पी प्लांट है ना, वो क्या कहते हैं कि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है उस पी की, पर देता कितना है 10 किलो। और एक पी प्लांट है ना जिसकी क्वालिटी तो अच्छी है पर देता है 1 किलो। तो अब क्या करेंगे ना, इन दोनों क्रॉस करा देंगे। जब क्रॉस करा देंगे तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी। तो अगर क्वालिटी अच्छी हुई, ठीक है, तो ठीक है, प्रोडक्टिविटी एक केस है, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब एक एक क्वालिटी के अंदर क्या हो गई, इनहेंसमेंट हो गई, यानी ग्रो हो गया, बढ़िया हो गया। कौन सा क्वालिटी था, नंबर की, कि अब ये 1 किलो 10 किलो करते थे, अब क्रॉस करने में जो नया पी प्लांट बना वो अकेले 10 किलो कर रहा है, बढ़िया क्वालिटी कर रहा है कि नहीं? जब एक पार्ट पे फोकस करते हैं ना, जैसे कि एक वाले किस पे, तो हम क्वांटिटी फोकस किए कि हमको 10 किलो चाहिए मैच, तो हमने एक चीज फोकस किया, इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। हमने एक केस पे फोकस किया है बस। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके क्वालिटी पे भी फोकस किया और उसके नंबर पे भी फोकस किया। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, नहीं समझे? क्वालिटी माने अच्छा क्वालिटी का, और क्वांटिटी माने 10 किलो, तो दो को केस हो गया ना, डाईहाइब्रिड। समझ आया? तो मोनो मतलब जब हम एक केस के बारे में चर्चा करते हैं, और डाई माने दो केस के बारे में। समझ आया? तो पहले जो मेंडल का पहला केस था वो था रूल्स फॉर मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी मोनोहाइब्रिड का मतलब कितने केस पे चर्चा करेंगे, एक केस पे। अब इसमें केस क्या है, हाइट, पी प्लांट की हाइट पर चर्चा करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या किए थे मेंडल ने, तो इसके अंदर मेंडल ने ना दो प्लांट लिए थे। ठीक है, एक लिया था टॉल, ठीक, और एक लिया था ड्वार्फ। और जब दोनों को क्रॉस कराया ना, तो देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल है। तो इसमें ये देखने को मिला कि ये जो इसका अगर जीनोटाइप स्ट्रक्चर देखा गया, तो जो कैपिटल टी है ना वो स्मॉल टी के ऊपर क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, यानी स्मॉल टी की वैल्यू क्या कर दिया, दबा दिया उसको। तो जितने भी पार्ट बने ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये था F1 जनरेशन। और जब F2 कराया, मैंने मेंडल ने फिर F2 किया, तो देखा ना कि इस बार 3 तो क्या बने हैं, टॉल बने हैं, यानी 3 टॉल बने हैं और एक क्या बना है, ड्वार्फ हो गया। यानी मेंडल देखा कि ये जो रिसेसिव बन रहा था, सेकेंड जनरेशन में क्या बन गया, डोमिनेंट बन गया। F1 में क्या था, और सेकेंड जनरेशन में आते ही क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। ठीक है, तो ये होती है जीन्स। और जीन्स में ऐसा मैटर नहीं होता कि वहां पर लड़ाइयां होती हैं, जीन्स में लड़ाइयां नहीं होती हैं, वो उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं बताया ना कि एक हम लोग के टीचर थे जिनको जो मैथ्स में अच्छे थे, और उन्होंने शादी करी थी जो कि मैथ्स में अच्छी थी, उनकी बीवी, और उनका लड़का आर्ट्स में अच्छा निकल गया। तो कोई गारंटी है कि कौन डोमिनेट करेगा? क्या पता उन दोनों पेरेंट्स के डीएनए में कोई पहले के ऐसे जीन्स हों जो क्या थे, दबे हुए थे, यानी कि रिसेसिव थे, और अब इस जो बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर क्या हो गया, डोमिनेट कर गए। अब बच्चा मैथ छोड़ के क्या कर लिया, आर्ट्स ले लिया। समझ में आया? तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये सब खेल है, बस अंदरूनी इंटरनल सब कंट्रीब्यूशन होते रहते हैं, और जीन्स की पावर पर डिसाइड होते हैं कि कौन सा डोमिनेंट बनेगा और कौन सा रिसेसिव बनेगा। ठीक है, मान लो किसी खानदान, मान लो कि तुम्हें लोग खानदान में क्या हुआ कि 10 15 20 पीढ़ी पहले, ठीक है, मतलब 15 पीढ़ी पहले क्या था कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा नहीं, 15 पीढ़ी पहले वो बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, नाम था उनका आर्यभट्ट। जस्ट सपोज, और उसके बाद सारे के सारे वेले निकल गए, सारे पीढ़ी वाले।
क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंसी थी वो क्या हो गई, अब रिसेसिव हो गई, और दूसरे जो जो भोदूपना था वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो 15 पीढ़ी सब भोदू निकल गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि 16वें पीढ़ी में जब बच्चे हुए तो पता चला कि वो आर्यभट्ट का जो जो एक तो टी फंसा हुआ था वो निकल गया फिर से यहाँ से, और फिर से ये जीनियस बंदा बन गया। समझ में आया? तो ये कंडीशन क्लियर हुआ? मतलब कि क्या था इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? तो इसमें ना इसका जो जो जीनोटाइप रेशियो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है आपका 3:1। ठीक, क्या बनता है 3:1। 3:1। जीनोटाइप है ना वो, फेनोटाइप है 3:1। 3:1 क्या है, फिनोटाइप है। फिनोटाइप है, यानी हमें वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि कैसा है, 3 डोमिनेंट है, एक रिसेसिव। 3 डोमिनेंट है और एक क्या हो गया, रिसेसिव। रिसेसिव। उल्टा हो गया क्या? नहीं, सही है। सही ना? चलो नेक्स्ट है, फिर मेंडल ने ना 1064 को पी प्लांट का एफिशिएंसी कराया, और वहां से भी जो रेशियो निकाले वो बिल्कुल किसके बराबर निकले, 3:1 के बराबर निकले। तो उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल तथ्य फैक्ट है कि आप कितने भी प्लांट का जनरेशन कराओ 3:1 का ही मोनोहाइब्रिड कंडीशन बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए तो ये था आपका फेनोटाइप ना, फेनोटाइप। और जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे 1:2:1। ये क्या है आपका जीनोटाइप, और ये क्या है फेनोटाइप। दिमाग में रखें। ठीक है, चलो आगे चर्चा करें हम लोग। तो आगे है, अब बात करेंगे डाई हाइब्रिड की, यानी कि अब हम 2 कैरेक्टर को साथ लेके चलते हैं। कौन कौन सा, एक है आपका कलर और दूसरा है उसका शेप। तो इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। तो मेंडल ने इस पर क्या किया ना कि एक लिया राउंड येलो पी सीड लिया, यानी कि जो जो वो छोटा वाला मटर होता है ना वो वाला मटर लिया, और एक लिया रिंकल ग्रीन पी सीड्स, यानी कि जो जो मटर होता है जो हरा वाला वही वाले का रिंकल पार्ट, यानी सिकुड़ा हुआ। देखिए ना, सिकुड़ा हुआ मटर, हाँ वो चना नहीं, चना नहीं है, उसी को धूप में सुखा देते हैं। चना मतलब ग्राम होता है, हाँ। और हम लोग पी पढ़ रहे हैं। जो पी प्लांट होता है उसी को सर हो जाता है ना, वो तो येलो हो जाता है वो। येलो येलो डट्टी फेल दो, चुप रहो। जो पी होता है उसको सुखा देते हैं वही। चलिए तो अभी जो हाँ वो जो हरा वाला है ना उसको सुखा देंगे तो रिंकल हो जाएगा। ठीक, तो इस बार मेंडल ने ये 2 लिए, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, और दोनों को आपस में क्या कर दिया, क्रॉस करवा दिया। जब दोनों को क्रॉस करवाया तो उनको जानते हो क्या मिला, उनको मिला 9:3:3:1। ठीक है, यानी इससे अब उस मान चलो कि हम आपको बता देते हैं, हाँ यहाँ पे तो मेंशन है। इसमें क्या था ना कि 9 ठे निकले राउंड येलो। देखो लिए शुरुआत में क्या लिए हम लोग बताओ, शुरुआत में लिए हम लोग राउंड येलो ही लिए हैं, तो 9 ठे निकले राउंड येलो, ठीक, 3 निकले राउंड ग्रीन, और हम लोग लिए क्या थे, रिंकल ग्रीन, और निकले क्या, राउंड ग्रीन। ये एक केस निकल गया एक्स्ट्रा, यानी डोमिनेंट रिसेसिव केस आया। उसके बाद 3 निकले रिंकल येलो। तो ये बताओ कि येलो थे कैसे, राउंड, और निकले कैसे, यहाँ पे भी निकल गया। ठीक, और आखिरी में एक निकला रिंकल ग्रीन। तो रिंकल ग्रीन तो था ही, तो एक केस रिंकल ग्रीन का निकला, 9 थे निकले राउंड येलो के, और 3 निकले बिल्कुल अपोजिट केस, जिसमें पता चला कि वो रिसेसिव और डोमिनेंट केस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिनोटाइप रेशियो एकदम याद रखेंगे आप, 9:3:3:1। ये किसके लिए है, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी,
यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो बस शुरुआत में बात की हम लोगों ने क्रोमोजोम से। क्रोमोजोम्स पे डीएनए होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं, उसकी वजह से डेटा स्टोर होता है और एक पेरेंट से दूसरे यंग वन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक, सर ये जो 9:3:3:1 जो है वो जेनोटाइप है कि फिनोटाइप दिखता है ना आंखों से कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। आंखों से दिखेगा भाई, राउंड येलो रिंकल ग्रीन सब दिखबे ना करेगा, तो फिनोटाइप ना हुआ कि जीनोटाइप हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि जो यंग वन बेबी आएगा वो बॉय है कि गर्ल है। तो हटा दे इसको। देखिए मान लीजिए ना कि ये है आपके फीमेल पेरेंट, ठीक, और ये है आपका मेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट के पास जो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट्स का इंपॉर्टेंस है। फीमेल पेरेंट्स हमेशा इस तरह के गैमेट्स रिलीज करते हैं। कौन से गैमेट्स, एक्स वाले। और मेल वाले किस तरह के गैमेट्स रिलीज करते हैं, एक्स वाई। तो ये हो गए मेल के गैमेट्स। ठीक है, अब जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां से क्या आएगा, एक्स, यहां से क्या आ सकता है, एक्स। तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एक्स, और इसका मतलब क्या हो गया, फीमेल, क्योंकि ऊपर देखो एक्स एक्स फीमेल, एक्स एक्स। क्लियर हुआ। चलो मान चलो यहाँ से आ गया एक्स और यहाँ से क्या आ गया, वाई, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेल। तो ऐसे डिसाइड होता है। तो एक बात गौर करो ना, जो फीमेल होता है वो हमेशा सेम गैमेट्स निकालता है। फीमेल के गैमेट्स से कोई डिफरेंस नहीं है, हमेशा सेम गैमेट्स, एक्स एक्स ही, चाहे किसी भी केस में है। गैमेट्स चेंज किसकी वजह से होते हैं, यही लड़का और लड़की के जिम्मेदार कौन है, मेल। ठीक है, क्योंकि इनके गैमेट डिसाइड करते हैं कि बॉय हुआ कि गर्ल। क्लियर हुआ। तो ऐसे होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। कोई दिक्कत, चलिए। सर ये जब XY हो जाता है तो सर कॉमन का इसमें कहाँ से, कॉमन जेंडर वाले, इनका अलग कंडीशन है। कॉमन जेंडर वाले का, कॉमन जेंडर वाले में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद बॉडी का प्रिपरेशन होगा, इस दौरान बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, इम्बैलेंसेस की वजह से जानते हैं क्या होता है, जो उनके जैसे जो बेबी होता है उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रोथ नहीं होता है, जो कहते हैं मॉल फंक्शनिंग। मशीनों में मॉल फंक्शन होता है ना, जैसे कंप्यूटर में आपने 4-5 फाइल एक संग खोल दिया तो पता चलेगा कि कंप्यूटर करेगा कि नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस टाइप का। हाँ, तो इसी टाइप का इसमें भी होता है। जब एक जैसे तो ये कंडीशन होता है ना कि 1000 में 1% होता है। ये जो केसेस होते हैं ना, ये 1000 में 1% होते हैं, सोच लो, मतलब बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ये बॉडी के इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली घर में ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई बनेगा तब वहीं से वो थर्ड जेंडर पार्टी निकलेगी, नहीं, सबके मतलब कि किसी के घर में भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब भी वैसे लोगों को लगता है कि उसका जन्म हुआ तो काम खत्म है, मतलब कि पूरा बेइज्जती टाइप का, ऐसा होता है सोसाइटी में। तो जानते हो जब वो जन्म होता है ना उन लोगों का, तो उन लोगों को पता चलता है, चाहे किसी का भी जन्म हो, चाहे लड़का का चाहे लड़की का, चाहे थर्ड पार्टी थर्ड जेंडर का, पता उस सब आते हैं, सब गाना बजाना करते हैं सब ना, उन लोगों को खबर मिलती है कि ना कोई तरीके से इन्फॉर्मर जो भी हो। अगर आपके घर में उनकी पार्टी कोई जिंदा कोई हो गया थर्ड पार्टी वाला, वो सब आएंगे आराम से चले जाएंगे, कोई शोर शराबा कोई हल्ला उपाड़ा नहीं, आपको साथ में छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सोसाइटी में आप जैसे होता है ना कि हम लोग थर्ड पार्टी को कैसे देखते हैं, निम्न नजरों से देखते हैं, ट्रांसजेंडर्स को मानते हैं कि भाई वो अपने लेवल में है ही नहीं। ठीक है, तो मन का व्यायाम है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि सब कोई सोचता है कि डाइपोलर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक मेल मेल ही है, फीमेल फीमेल ही है, बस 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 हम लोग बस यही वाले थिंकिंग वाले हैं। ठीक है, जब मेल तो समझ लो कि समझ में आ रहा है, फीमेल्स का भी यही थिंकिंग है सेम। ट्रांसजेंडर मतलब उनके यहाँ हो गया तो एक अलग ही तरह का प्रेशर हो जाता है, मेंटल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर है ये, समझ सकते हैं। सर अगर वो पेरेंट्स रखना चाहेंगे तो वो लोग रखने नहीं देंगे, नहीं, रखने के लिए कहाँ मना करते हैं, लेकिन पेरेंट्स सोसाइटी का प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। देखो
सोसाइटी ना, वो सोसाइटी ही एक बहुत ही वाहियात चीज, और सब कुछ सोसाइटी का ही हिस्सा है। आप लोग भी उसी सोसाइटी के हिस्सा है। जब जानते हैं जब दूसरे घर में होगा तो आप खुद जाएंगे उंगली करने के लिए, तो उसमें जानते हो क्या होगा ना, तो उस समय मान लो कि 10 लोग हैं आपकी सोसाइटी में, तो अगर उनके घर में हुआ है तो वो तो 10वां बंदा हुआ, बाकी 9 लोग जाएंगे ऐसे करने के लिए, ठीक, कर दिया। अच्छा, एक बंदा लेकिन 9 लोग, ठीक। जब दूसरे घर में होगा ना, मान लो दूसरे बंदे के घर में होगा, तो बाकी अभी भी 8 लोग 9 लोग बचे हुए ना, और जिसके घर में हो तो वो भी आएगा अब उंगली करने के लिए, क्योंकि वो भी क्या है, उसी सोसाइटी का हिस्सा है। ये सब करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि जब अपने पे पड़ जाती है तो तब समझ में आता है कि बताओ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये फैक्ट बात है। जब अपने पड़ती है तो क्या लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भूल जाते हैं ना कि जब हम करने गए दूसरे के यहाँ, वो भूल जाते हैं लोग, बस यही प्रॉब्लम है। अगर कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा तो क्या पूछना है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है कि बताओ पूजा तुम्हारा नंबर कम क्यों आया आकांक्षा से, क्यों आया कम, कोई नहीं पूछेगा, है कि नहीं। ये यहीं से निकल गया था, सब यहीं का बीज, सोसाइटी का ही। सब एक दूसरे से कंपैरिजन करने में लगे हुए, सब के सब, कोई नहीं है यहाँ पे जो बचाओ। तुम्हारे 4 दोस्त हैं, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो हम चारों के बारे में पूछेंगे, बताओ बाकी तीनों का रिजल्ट कितना है। तुम बता दो कि तुम्हारा अगर आ गया 99, तुमको उन लोग का 100 आ गया, तो तुम मम्मी कहेंगी बेकार भाई तू पढ़ मत, नहीं, तू काम खत्म हो। अभी भी सुनने के लिए मिलता है घर में। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब सोसाइटी का ही तो हिस्सा है ना सबको ही। जैसे अभी क्या है ना कि अभी क्या है, आपके ऊपर ही हो रहा है, जब आपके बच्चे होंगे तो आप अपने बच्चों के ऊपर करेंगे, फिर आप भूल जाएंगे कि आप ही बच्चे थे, एकदम प्योर फैक्ट बात है, ठीक है। अब जैसे आपकी मॉम है, मॉम भी पढ़ती होंगी, कभी पढ़ी होंगी, है ना, उनके संग भी ये हुआ है, वो आपके संग कर रहे हैं। अब जब आपके संग हो रहा है तो आप अपने बच्चों से वो भूल गई होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, यही तो बात है, कोई बोलता नहीं जल्दी ये सब चीज। वो लोग जानते हैं कि हम टाइम बर्बाद कर दिया अपना, वो लोग ना करें। हाँ, वो होता है सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी के चक्कर में जानते हो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। सर नहीं करना चाहिए ना किसी से कंपेयर, नहीं करना चाहिए, सब एक जैसा नहीं करना चाहिए, यही तो बात है, जानते हो सर ये आप। तो नहीं समझते हैं पेरेंट्स। समझते इसलिए नहीं क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है ना वो हो गई है रिजिड। जैसे आप अभी ना जानते हैं क्या है, आप हैं रबड़, जो जैसे चाहे वैसे हम मोड़ सकते हैं आप लोगों को, तो आप मोड़ रहे हैं। अब वो लोग हो गए हैं हार्ड, लकड़ी, अब लकड़ी को मोड़ नहीं सकते हम लोग, लकड़ी को मोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या फिर तोड़ देगा। तो इसीलिए पेरेंट्स को समझाना कोई मतलब नहीं, बस सुन के निकल जाना। नहीं, सुन के देखिए, कभी कभी ना मैक्सिमम पॉइंट जगह, कभी कभी पेरेंट्स लोग जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, कभी कभी, क्योंकि वो उस फेस हो क्या है ना तुमको पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हैंडल कैसे करना। हर एक देखो लाइफ में हर एक बात पे रेट करना इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चन, है कि नहीं। ये तो हम लोग तुम लोग सारी बात पे रेट करते हैं, नहीं करते, लेकिन जिस दिन रेट करते हैं उस दिन रेट होता है।